वाकई में किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत हैं। जैसे ही राहुल के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जावेरी परिवार के सभी लोग डाउट करने लगे। उन्हें नहीं पता था कि राहुल अनिका को भाभी बोलेगा। हालांकि राहुल के मुंह खोलने के बाद से ही पूरे जावेरी हॉल में सन्नाटा पसर गया था। भाभी, मैं जल्दी सूरत जाने वाला हूँ, इसलिए आज मैं स्पेशली यहाँ आया, जिससे जावेरी परिवार के 60% शेयर्स जो मैंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस के नाम पर लिए थे, उन्हें आपके नाम पर ट्रांसफर कर सकूं। ये बोलने के बाद राहुल पीछे मुड़ा और अपने बॉडीगार्ड से अनिका को एक डॉक्यूमेंट पास करने के लिए कहा। यह सुनते ही कल्याणी और जावेरी परिवार के बाकी लोग स्टन्ड रह गए थे। उन सभी के चेहरों पर खुशी आ गई थी। अगर राहुल ने वो 60% शेयर्स अनिका के नाम कर दिए, तो इसका मतलब वो शेयर्स फिर से जावेरी परिवार के हो गए, और तो और उन्हें एक कंपनी और मिल जाएगी। ये तो पूरी तरह से जावेरी परिवार का फायदा हुआ, है ना? हालांकि उसी समय राहुल ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, भाभी, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। इन शेयर्स की कीमत 400 करोड़ रुपए है, जो मैंने तय की थी। मैं उन शेयर्स को आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, बस, और कोई कारण नहीं है। और उन शेयर्स पर किसी और का हक नहीं होगा। ये बोलने के बाद राहुल ने एक नजर अनिका पर डाली और फिर जावेरी परिवार के बाकी लोगों को देखने लगा। आप चिंता ना करें मिस्टर बिंद्रा, नर्वस होते हुए अनिका ने कहा। लेकिन मिस्टर बिंद्रा, एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, आपने मुझे भाभी कहकर क्यों बुलाया? ये सुनते ही राहुल के चेहरे पर गजब की मुस्कान आ गई। उसने अनिका के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके कदम नक्श की तरफ बढ़ने लगे। नक्श के पास जाकर राहुल चुपचाप खड़ा हो गया और नक्श को एडमायर करने लगा। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह गए थे। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप मिस्टर नक्श की वाइफ हैं, सीरियस होते हुए राहुल ने कहा। मिस्टर नक्श, अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया होता कि अनिका जावेरी आपकी वाइफ हैं, तो मैं उसी दिन सारे शेयर्स उनके नाम कर देता। मुझे यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या? मैं तो चाहता हूं कि यहाँ आओ, बार बार आओ, और तुम कंप्लेन कर रहे हो? नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं मिस्टर नक्श, आपकी कंप्लेन करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, राहुल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसी बीच राहुल का एक बॉडीगार्ड राहुल के करीब आ गया और उसने कान में कुछ फुसफुसाते हुए बोला, जिसे सुनकर राहुल बिंद्रा के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। मिस्टर नक्श, वैसे तो मैं आपके साथ एक अच्छा लंच करना चाहता था, लेकिन अहमदाबाद में मुझे एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए मुझे निकलना होगा। ठीक है, ध्यान से जाना। नक्श ने उम्मीद नहीं की थी कि राहुल सभी के सामने उसे महान बना देगा। जल्द ही राहुल अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जावेरी मैंशन से चला गया। राहुल तो वहां से चला गया, लेकिन उसके एक्शंस ने जावेरी परिवार के लोगों को सदमा दे डाला था, जिससे बाहर आने में उन्हें काफी समय लगा। शॉक्ड होते हुए सभी नक्श को ही देख रहे थे। नक्श के मिस्टर बिंद्रा के साथ इतने अच्छे रिश्ते कैसे हो सकते हैं? यही सवाल सबके मन में दौड़ रहा था। तुम मिस्टर बिंद्रा को जानते हो? गहरी सांस लेते हुए अनिका ने कहा। हाँ, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, नक्श ने भी सीरियस होते हुए जवाब दिया। बीवी, अब उन शेयर्स का ख्याल तुम्हें ही रखना है, और मुझे भी मेरे बॉस के काम का ख्याल रखना होगा। चलो, मैं चलता हूं। इससे पहले कि अनिका नक्श से कोई और सवाल करती, वो पीछे मुड़ा और जावेरी मैंशन से बाहर निकल गया। इस समय मैम्बो अंकल की नजर अनिका से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जावेरी परिवार के 60% शेयर्स अनिका के हाथ में आ जाएंगे। इससे अनिका का परिवार में स्टेटस काफी बढ़ गया था, और देखा जाए तो कल्याणी भी अब अनिका के सामने कुछ नहीं थी। हालांकि कल्याणी परेशान होते हुए अनिका को ही देख रही थी, और इस समय उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका से क्या कहे। उसी समय अनिका के फोन पर नक्श का मैसेज आया। उसका कंटेंट बहुत ही सिंपल था। नक्श उससे कह रहा था कि भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही तुम्हारा परिवार तुम्हारे सामने रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन तुम्हें उन शेयर्स को किसी और के नाम नहीं करना है। अगर नक्श ने मैसेज नहीं भी किया होता तो भी अनिका को पता था कि उसे क्या करना है। कल और आज जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से अनिका के दिल में जावेरी परिवार के लिए फीलिंग्स बची ही नहीं थी। दूसरी तरफ जैसे ही नक्श भानुशाली ग्रुप के ऑफिस पहुंचा, वैसे ही उसका फोन बजा। हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर नक्श से हो रही है? फोन की दूसरी तरफ से एक शांत आवाज सुनाई दी। जी हाँ, मैं नक्श बोल रहा हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? कंफ्यूज होते हुए नक्श ने पूछा, क्योंकि बहुत कम लोग थे जिनके पास नक्श का नंबर था। हेलो मिस्टर नक्श, मेरा नाम कमल कोठारी है। मुझे आपका नंबर कपिल भाई मेहता से मिला है, सीरियस होते हुए उस आदमी ने कहा।
ये सुनते ही नक्श को सब समझ आ गया। क्या आपको भी वो ताकत वाली पिल चाहिए? जी मिस्टर नक्श, कपिल भाई ने कहा कि आपकी पिल में बहुत जान है और इससे शरीर शक्तिमान जैसा हो जाता है। मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। इसलिए प्लीज आप मुझे कीमत बताइए, मैं आपसे बिल्कुल भी बार्गेन नहीं करूंगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए कमल ने कहा, तुम मुझसे बार्गेन नहीं करोगे? सरप्राइज होते हुए नक्श ने मन ही मन सोचा, वाह, एक और बकरा मिल गया। ऐसे बकरे अगर रोज मिल जाएं तो अपनी तो रोज ही ईद है। ये सब सोचते हुए नक्श के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा? अगर तुम्हें वो ताकत वाली पिल चाहिए तो कल तुम मुझे इसी समय कॉल करो और प्राइस वही रहेगी जो मैंने कपिल भाई को बताई, 5 करोड़। क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो? 5 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, डील पक्की समझिए, कमल ने खुश होते हुए कहा। कॉल रखने के बाद नक्श रिग्रेट करने लगा। 5 करोड़ रुपए भी कमल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे में नक्श को पैसा और बढ़ा देना चाहिए था, लेकिन अब क्या, अब तो डील पक्की हो गई थी। उसी समय अचानक से नक्श के कैबिन का दरवाजा खुला और नॉक करते हुए सेक्रेटरी नंदिता अंदर आई। सर, कोई आपको ढूंढते हुए यहां आए हैं, पैनिक करते हुए नंदिता ने कहा। मुझे ढूंढते हुए? नक्श एक बार फिर से कंफ्यूज हो गया। लेकिन जैसे ही वो दो इंसान नक्श के कैबिन में दाखिल हुए, वैसे ही नक्श खुशी से अपनी चेयर से उठा। मम्मी, पापा, आप सूरत कब आए? अपने माँ बाप को देखकर नक्श कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया। तुरंत ही नक्श उन दोनों के करीब गया और हाथ पकड़ते हुए बोला, आइए आइए, आप दोनों यहां बैठिए। ये देखकर नंदिता पूरी तरह से सरप्राइज थी, लेकिन तहजीब के साथ वो उस कैबिन से बाहर चली गई। नक्श, मैंने सुना कि तुम्हारे चाचा ने भानुशाली ग्रुप तुम्हारे नाम कर दिया, इसलिए बस देखने चला आया कि ये सच है या फिर सिर्फ एक अफवाह, खुश होते हुए जितेन भाई भानुशाली ने कहा। दरअसल मुंबई से सूरत शिफ्ट होने के बाद जितेन भाई पूरी तरह से टूट गए थे। अपने खून पसीने से खड़ी की कंपनी ने उन्हें एक पल में लात मार के अलग कर दिया था। उस सदमे से उन्हें बाहर आने में 2 साल लगे। इस बीच घर की बागदौड़ नक्श ने संभाल ली थी और वो अनिका के पिता के साथ काम करने लगा। नक्श नहीं चाहता था कि उसके माँ बाप उसे छोटा काम करते हुए देखे, इसलिए उसके पास जितना भी बचा हुआ पैसा था उससे नक्श ने अपने माँ बाप को अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया था और जब भी नक्श को समय मिलता वो अपने माँ बाप से मिलने जाता था। लेकिन इस बार नक्श को गए हुए लगभग 1 साल हो गया था। इससे पहले कि नक्श जवाब देता, उसकी माँ जानकी ने कहा, बेटा, क्या तुम सच में भानुशाली ग्रुप के सीईओ बन गए हो? हाँ मम्मी पापा, मैंने इस परिवार की बहुत मदद की, इसलिए चाचू ने भानुशाली ग्रुप मुझे दे दिया है, सीधे तौर पर नक्श ने जवाब दिया। मैं आप दोनों को यहाँ बुलाकर सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन आपने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। इस खुशी को मैं कॉल पर नहीं कहना चाहता था, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। खैर, अब आप दोनों सूरत आ ही गए हैं तो आपको वापस अहमदाबाद जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक विला खरीदा है, आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे, खुश होते हुए नक्श ने कहा। नक्श के माँ बाप ने एक दूसरे को देखा और उसके बाद धीरे से अपना सर हिलाया। ठीक है, दरअसल यहाँ आने का हमारा एक और मकसद था। हम तुम्हें गुड न्यूज देना चाहते थे। तुम्हारे कजन अंतिम की कल शादी है। धीमी आवाज में अभी जितेन भाई नक्श को खुशखबरी सुना ही रहे थे कि तभी अचानक से नक्श का फोन बजा। वो कॉल उसके चाचा यानी दर्पण भानुशाली का था। जैसे ही नक्श ने कॉल उठाया, सामने से उसे अपने चाचा की धीमी आवाज सुनाई दी। नक्श, क्या तुम कल फ्री हो? हाँ मैं फ्री हूं। क्या बात है चाचू? क्यूरियस होते हुए नक्श ने पूछा। तो बात ऐसी है कि कल अंतिम की शादी है। मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया जिससे तुम्हें स्पेशली परिवार के मुख्य गेस्ट के रूप में इनवाइट कर सकूं, मुस्कुराते हुए दर्पण ने कहा। वैसे जब दर्पण ने भानुशाली ग्रुप को नक्श के नाम किया तब उन दोनों के बीच काफी गहमा गहमी हो गई थी, लेकिन जिस तरह से भानुशाली ग्रुप का बिजनेस चल रहा था, या फिर यूं कहें कि जिस तरह से नक्श ने कंपनी संभाली, उससे दर्पण भी बहुत खुश था और शायद खुशी के मौके पर सारे गिले शिकवे भी भुला चुका था। ओह, समझ गया, मैं जरूर आऊंगा। ये बोलने के बाद नक्श ने कॉल कट कर दिया। क्या कॉल तुम्हारे चाचा का था? अंतिम की शादी का इनविटेशन दिया? मुस्कुराते हुए जितेन भाई ने पूछा। हाँ, तो चलो कल हम सब एक साथ वहां चलते हैं, क्या ख्याल है? खुश होते हुए नक्श ने पूछा। पूरे परिवार में अपने माँ बाप के अलावा अगर नक्श की किसी से बहुत अच्छी बनती थी तो वो था उसका कजन अंतिम भानुशाली।
जब नक्श के परिवार को भानुशाली ग्रुप से अलग कर दिया गया, तब सिर्फ एक अंतिम ही था जिसने नक्श के लिए स्टैंड लिया था। हालांकि उस समय अंतिम भानुशाली ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल नहीं था, इसलिए किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। ठीक है, कल हम सब एक साथ वहां जाएंगे। जितेन भाई ने खुश होते हुए नक्श की ओर देखा और कहा, बेटा, अब तुम बहुत ही बड़ी पोजीशन पर हो, अपनी कुर्सी का सम्मान करना। तुम्हारे पास बहुत काम होगा, तुम कंटिन्यू करो। मैं और तेरे पापा सूरत काफी समय बाद आए हैं, हम थोड़ा घूम आते हैं, मुस्कुराते हुए जानकी ने कहा। उसके बाद जितेन भाई ने नक्श के जवाब का भी इंतजार नहीं किया, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और दोनों नक्श के कैबिन से बाहर चले गए। अपने माँ बाप के जाने के बाद नक्श ने तुरंत ही अपनी सेक्रेटरी नंदिता को बुलाया और अपने पापा के लिए एक शानदार सूट का इंतजाम करने के लिए कहा। साथ ही साथ नक्श ने अपनी माँ के लिए एक प्यारी सी साड़ी पसंद करने के लिए कहा। और हाँ, अंतिम को क्या गिफ्ट देना है उससे अच्छे से पता था। उसका ऑर्डर भी उसने नंदिता को दे दिया था। अंतिम की शादी मुंबई में हो रही थी, इसलिए अगली सुबह जल्द ही नक्श अपने माँ बाप को लेकर मुंबई के लिए निकल गया। मुंबई पहुंचने में उन्हें 4 घंटे लगे। हालांकि अभी शादी का समय नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद भी भानुशाली परिवार के विला के बाहर अनगिनत लग्जरी कार्स का मेला लग गया था। जो भी लोग विला से अंदर और बाहर हो रहे थे, वो मुंबई शहर के नामचीन और पावरफुल लोग थे। अंतिम, जो दरवाजे के बाहर खड़े होकर गेस्ट का वेलकम कर रहा था, वो अचानक से खुश हो गया जब उसने नक्श को देखा। भाई, फाइनली तू आ गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। एक्साइटेड होते हुए अंतिम ने नक्श को गले से लगा लिया। भाई, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। नक्श भी जोर जोर से अंतिम की पीठ थपथपाने लगा। गले लगने के बाद अंतिम का ध्यान नक्श से हटकर जितेन भाई और जानकी पर गया। और क्या अंतिम उन्हें देखकर खुश नहीं होगा? क्या इस शादी में कुछ बड़ा होने वाला था? बड़ा मतलब क्या कोई बवाल होगा? क्या उसका जिम्मेदार नक्श होगा? क्या इस शादी में नक्श और उसके माँ बाप की बेइज्जती होगी? या फिर सूरत से कोई नक्श को देख लेगा और नक्श का भांडा फूट जाएगा? क्या नक्श उस मामले में कोई कवर अप कर पाएगा? जानने के लिए